तो स्वागत आप सभी का इस खास शो में। दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल, ये तय करना अब जनता के हाथ में बच गया है। नेताओं की ओर से अपनी अपनी कोशिशों का दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि चुनाव प्रचार के रण का आखिरी चरण भी खत्म हो गया। जनता को जिसको जितना समझना था, जितना भड़काना था, जितना बरगलाना था, नेताओं के ये सारे काम अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त की शुरुआत हम केजरीवाल के एक पोस्ट से करेंगे, जो दिल्ली चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद सबसे ताजा और सबसे बड़ी घटना है। अपने ट्विटर पोस्ट में केजरीवाल ने आपकी सीटों की भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं, तो 60 से ज्यादा भी सीटें आ सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका साफ मतलब है कि इस बार केजरीवाल को 67 या 63 सीटें नहीं आने की आस है। लेकिन केजरीवाल के भीतर का यह विश्वास क्यों कमजोर हुआ है, यह सवाल बड़ा है, जिसका जवाब यह भी है कि इस बार दिल्ली के चुनाव प्रचार में टफ फाइट हुई है, जो यह बता रहा है कि इस बार 2015 और 2010 की तरह आपकी राह आसान नहीं है। इसलिए हमने नाम भी दिया है कि इस बार यानी कि 2025 की जंग नहीं आसान। तो अब चलिए ऐसा क्यों है, ये पूरा एपिसोड समझते हैं। प्रचार की शुरुआत से तो 48 घंटे से भी कम वक्त के बाद जनता अपना फैसला सुना चुकी होगी कि दिल्ली में केजरीवाल चौथी बार या फिर बीजेपी आएगी 26 साल के बाद। वैसे तो कांग्रेस ने भी इस पर 2020 की तुलना में खासी मशक्कत की है। चुनाव लड़ने के लिए अपने कुछ बड़े चेहरों को भी मैदान में उतारा और प्रचार की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश भी की। तो अगले आधे घंटे में हम यही सब देखेंगे कि आखिर दिल्ली का इस बार का पूरा चुनाव प्रचार कैसा रहा और किन किन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव लड़े गए और कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे। नतीजे भले ही 5 दिन बाद आएंगे, लेकिन प्रचार के तरीकों से हम अभी ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टी ज्यादा दबाव में दिखी, कौन सी पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट या फिर आक्रामक नजर आए। मगर शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि चाहे दिल्ली के चुनावी प्रचार में जितनी भी गर्मी या तल्खी दिखी हो, लेकिन दिल्ली का चुनाव प्रचार एक मामले में अलग रहा, और वो ये कि जो भी बात उछली वो दिल्ली के आम लोगों के मुद्दों से जुड़ी थी। यहां बाकी राज्यों की तरह उलूल जुलूल के मुद्दों पर हंगामा होता नहीं दिखा। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव प्रचार मुद्दों के आधार पर किया गया, मगर फिर भी इस बार दिल्ली के चुनाव प्रचार में खूब हंगामा हुआ। नेताओं की जुबान पर आक्रामकता नजर आई, और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार की शुरुआत उम्मीदवारों के नाम से लेकर चुनावी वादों के ऐलान तक में सबसे आगे वो दिखाई पड़ी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्फिडेंट थी। ये बीजेपी के आक्रामक हमले का असर भी हो सकता है, जिसके कारण दोनों ओर से प्रचार में एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी हुए। तो अब आइए आपके सामने वो बड़े मुद्दे रखते हैं जिन पर इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं। शराब घोटाला, मुफ्त की रेवड़ी, भ्रष्टाचार, शीश महल, राजमहल, पूर्वांचलियों का दुश्मन, आपदा, महिलाओं को आर्थिक मदद, महिलाओं को कैश बांटना, दिल्ली की टूटी सड़कें, यमुना की गंदगी, यमुना में जहर, साफ पानी की सप्लाई, झुग्गी तोड़ना, पत्थर से हमला, प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़, ये वो मुद्दे रहे जिसके इर्द गिर्द लगातार चुनावी अभियान पार्टियों के चलते रहे, और अब इन्हीं पर चुनाव लड़ी गई है। इन्हीं के इर्द गिर्द हम भी अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिससे आप पूरी तरह आज खत्म हुए चुनाव प्रचार के हर रंग को देख सकते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, जब प्रचार में माहौल बनना शुरू हुआ। तो केजरीवाल जब चुनाव प्रचार में कूदे तो उन्होंने घूम घूम कर फ्रीवीज वाले अपने मुद्दे को प्रमुखता से जनता के सामने रखने का काम किया। इसमें केजरीवाल ने यह बताया कि अब तक उन्होंने क्या क्या किया है। फिर केजरीवाल प्रचार के बीच बीच में कई सारे नए फ्रीवीज या फिर मुफ्त की रेवड़ी का भी ऐलान करते रहे, और फिर आखिरी चरण तक जनता को यह समझाते नजर आए कि उनकी मुफ्त की रेवड़ियों से जनता को हर महीने कितने की बचत हो रही है। झाड़ू पर वोट, महंगाई पर चोट नाम से जारी एक पोस्टर में उन्होंने दावा किया कि जनता को हर महीने 25,000 रुपए वो बचाने जा रहे हैं। लेकिन फ्रीबीज के मुद्दे पर बीजेपी ने उन्हें घेरने का भी काम किया। यह बात और है कि बीजेपी ने खुद कई फ्रीबीज के ऐलान कर दिए, और इसीलिए केजरीवाल अपने फ्रीबीज की योजनाओं को बैक करते रहे। सुनिए। सभी बड़े शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिलती है, और इतना ही नहीं, हमने आपके टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके पूरी दिल्ली में
बिजली की सप्लाई 24 घंटे कर दी, जबकि 10 साल पहले दिल्ली में 8 से 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। ये करके मिडिल क्लास को अगर हमने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है तो क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए, सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली के मिडिल क्लास इलाकों से आती है। तो क्या आपके टैक्स के पैसों से अच्छे अस्पताल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के एक आम आदमी को अच्छा इलाज करके हमने कोई गुनाह किया है क्या? तो जाहिर है रेवड़ी बांटने की शुरुआत केजरीवाल ने ही की थी, लिहाजा बीजेपी के लिए उस पर केजरीवाल से मुकाबला मुश्किल था और इसलिए बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बदली और केजरीवाल पर हमले के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया। शराब घोटाला इसके लिए बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बना। ये देखिए, उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा, इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए और हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। और भ्रष्टाचार पर वार करते करते बीजेपी ने शराब घोटाले के साथ साथ शीश महल का मुद्दा भी जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। इसी के बाद दिल्ली चुनाव प्रचार का सबसे दिलचस्प दौर दिखा, क्योंकि तब शुरू हुआ शीश महल वर्सेस राजमहल। एक तरफ शीश महल तो दूसरी तरफ राजमहल। शीश महल मतलब केजरीवाल के सीएम रहते जो आवास बनाया गया था, उसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। इस पर पोस्टर वॉर शुरू हो गए। कहा गया कि इसमें सोने की टॉयलेट लगी है, लाखों का पर्दा लगा है, स्विमिंग पूल और बार बने हुए हैं और भी न जाने क्या क्या। इस पर प्रचार के आखिरी दिन तक बीजेपी हमलावर रहे। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। पर शीश महल के जवाब में आम आदमी पार्टी राजमहल का मुद्दा लेकर आई। राजमहल को लेकर एक से बढ़कर एक पोस्टर रिलीज किए गए। राजमहल का मतलब पीएम मोदी का सरकारी आवास। आपने पोस्टरों के जरिए बताया कि प्रधानमंत्री का सरकारी आवास 2700 करोड़ में बना है और इसमें 300 करोड़ का तो कालीन है, 200 करोड़ का झूमर लगा है, 12 करोड़ की गाड़ी है तो 5000 सूट्स हैं और 6700 जोड़ी जूते हैं। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज इस मुद्दे के साथ एक दिन सड़कों पर भी उतरे। दोनों ने जिद की कि उन्हें राजमहल दिखाया जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। वहां आमतौर पर पुलिस का कड़ा पहरा होता है, लिहाजा दोनों को जाने नहीं दिया गया। मगर उन्होंने इसी बहाने मीडिया कवरेज खूब बटोरी और शीश महल के जवाब में राजमहल का मुद्दा उछाल दिया। भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहां। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य है। तो दिल्ली चुनाव की क्या तस्वीर, अब जब प्रचार का शोर थमाया है हम समझ रहे हैं इसको। रॉय तपन भारती, सीनियर जर्नलिस्ट, और मनोज कुमार सिंह, चुनाव विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तपन भारती जी, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जिस
चुनावी रेबड़ियों को पहले निगेटिव नजरिए से देखा जाता था, उसी से शुरुआत की इस बार कैंपेन को लॉन्च किया केजरीवाल साहब ने रेबड़ियों पर चर्चा के जरिए, और उसी ग्राउंड पर आकर बीजेपी और कांग्रेस को भी बैटिंग करने को मजबूर कर दिया, क्योंकि सभी के घोषणा पत्र में कमोबेश रेबड़ियों की बहार दिखाई दे रही है। तो क्या यही सेंट्रल इशू आपको भी नजर आ रहा है इस चुनाव में होगा, इसी पर वोट पड़ेंगे, या जो बाकी मुद्दे आए हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे वो आपको लगता है कि मुद्दे हैं? देखिए, चुनाव तो बहुत दिलचस्प दौर में पहुंच गया। आज अंतिम दिन जिस तरह की जोर आजमाइश दिख रही थी, बीजेपी ने 200 सांसदों को लगाया, उनके तमाम मंत्री आज मैंने विजय जुलूस जो चुनाव जुलूस निकाल रहे थे, और उसी तरह से गर्मजोशी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखा गया प्रचार करते हुए। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन एक बात है कि आम आदमी पार्टी ने मुद्दों को अपनी ओर डाइवर्ट करने का हर बार प्रयास किया। पहले जो पटपट्टी वाला मुद्दा उठाया उन्होंने, रेबड़ी का मुद्दा उठाया गया, जैसे ही शीश महल का मुद्दा उठा, राजमहल का मुद्दा उन्होंने उठा दिया। तो इतनी होशियारी और चालाकी से केजरीवाल को मैंने हर समय देखा मुद्दों को अपनी तरफ उछालते हुए। आज एक बयान पर मेरा अजय जी ध्यान गया, उन्होंने कहा कि 55 सीटें हमारी पार्टी को आ सकती है। पहले तो वो 60-65 की बात करते थे, और प्रथम और दूसरी बार जब उनकी सरकार बनी थी तो 60 से ऊपर सीटें थी उनके पास जी। 55 का मतलब है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। 3-4 मुद्दे जो आपने गिनवाया है, मैं भी जानता हूं कि इन मुद्दों के कारण आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है, जैसे शराब का मामला हो, या उनके शीश महल का मुद्दा हो, या उनके जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो वैगन आर कार से घूमूंगा, लेकिन बहुत शानदार कार में घूमते हैं। ये सब कुछ मुद्दों से उनकी छवि डाउन हुआ, और इसका संकेत कल दिखाई पड़ा जब वाल्मीकि समाज के लोगों ने उन पर उनकी पार्टी के किसी वाहन पर हमला किया जी। इसका मतलब है कि जनता में एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा था। तो और एक बात देखिए जी, चुनाव आज शाम को प्रचार खत्म हो रहा है, प्रचार होते होते भी बीजेपी ने एक जबरदस्त घोषणा कर दी। ताल कटोरा स्टेडियम का नाम उन्होंने कहा कि अब जो है चुनाव के बाद इसका नाम, नई सरकार जो बनेगी तो इसका नाम होगा महर्षि वाल्मीकि। मैं इस पर भी आता हूं, मतलब कि आज जो प्रचार में जहां तक पहुंचा है, ये हम आज रिकैप कर रहे हैं पूरे प्रचार की शुरुआत से अब तक की, तो उस यात्रा पर है। मनोज कुमार सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगा कि मैं आ रहा हूं आपके पास, तपन जी फिर से दोबारा, चुनाव विश्लेषक मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी, आप तो आंकड़ों के जरिए और इम्पैक्ट का आकलन करते हैं कि क्या होता है, क्या करने से आपको क्या लग रहा है कि राजमहल वर्सेस शीश महल जैसे मुद्दे, या फिर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जो अभी तक साबित तो नहीं हुए हैं, अदालत में भले हो मामले, कितना असर इस सब का पड़ने वाला है चुनाव पर? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने एक सोचे समझे रणनीति के तहत इसको ज़्यादा उछाला है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो उत्पत्ति हुई थी, इसी भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन के रूप में उभर कर आए थे और उन्होंने सत्ता पर गए थे। पहली बार उन्होंने आंदोलन के कारण अपना सत्ता पाया था, और दूसरी बात, उस आंदोलन के बाद जब सत्ता में आए थे तो उनके कामों पर लोगों के अंदर एक इमेज बना था और उसको लेकर आए थे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो इनका शीश महल, भ्रष्टाचार और ये सब मुद्दे आए तो उनकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। अब ऐसे स्थिति में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे, उन्हें भी जनता के बीच में इन सवालों का जवाब देने में कठिनाई होती थी। अब रही बात कि दिल्ली में जो राजनीति है वो कहीं कम्युनिटी बेस्ड या जाति बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होती है, क्योंकि इसलिए नहीं होती है कि दिल्ली में सारे राज्यों से लोग आकर बसे हुए हैं, और इसका दिल्ली का अपना जमीन के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि इसकी हवा और पानी भी दिल्ली में वो बाहर के राज्यों से आते हैं, और वोटर भी इनके भी बाहर के राज्यों से हैं, जिनका पूरा प्रभुत्व होता है। और उसी हिसाब से आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों को साधा, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे, बिहारियों को साधा जो सबसे ज़्यादा थे, और दूसरा उन्होंने जो साधा वो साधा
जो उत्तराखंडी थे। तो ये 3 स्टेट के लोग ज़्यादा यहाँ पे थे। और भारतीय जनता पार्टी देखे होंगे कि अपने उन सारे स्टेट के एमपी को लाया है जिनके यहाँ पे वोटर है और उनको बीच में लेकर गए हैं कि आप जाइए अपनी प्रचार कीजिए। आम जनता को ध्यान में रखते हुए जो रेवड़ी की आपने पॉलिटिक्स किया, तो इसी ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहना पड़ा अपने घोषणा पत्र के जारी करते हुए के साथ और प्रधानमंत्री को भी कि हम इस रेवड़ी को जारी रखेंगे जो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से दे रहे हैं, और इसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में केजरीवाल जी के लिए दिक्कत ये हो गया कि अब उनको ये समझाते हुए कि भाई यदि हमारी पार्टी नहीं आएगी तो कितना पैसा आपको नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस पैसे के ऊपर अपने द्वारा जो एक्स्ट्रा जो दिया गया उसका कितना इफेक्ट पड़ा। ओके तपन जी, एक सवाल आपसे छोटा सा, आपको क्या लग रहा है, मुकाबला आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले 2 चुनावों में वन साइडेड इलेक्शंस हुए थे, ये भी हमने देखा है। इस बार क्या टक्कर है या मुकाबला त्रिकोणीय है? कांग्रेस ने भी काफी जोर लगाया है, राहुल गांधी ने डायरेक्ट अटैक किया है सीधे सीधे केजरीवाल साहब पर, या फिर केजरीवाल साहब ही वन साइडेड हैं? क्या, किस तरह का मुकाबला है? नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और कांग्रेस के जोर लगाने से मान लीजिए 5-6 सीटों पर कांग्रेस बहुत आगे चल रही है, तो फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया था कि महिला और मिडिल क्लास और मुसलमान तीनों एम अक्षर से हैं, तीनों जो हैं आम आदमी पार्टी की जीत में इनके हाथ होता है। तो मिडिल क्लास को खुश करने के लिए बजट में ऐलान किया गया, एक माहौल बना। और उसके पहले पे कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है कि भाई नया वेतन आयोग जो बनेगा तो मैक्सिमम जो केंद्रीय कर्मचारी है वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, इनकम टैक्स का जो स्लैब का जो घोषणा हुई कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा। और तीसरा, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करना, वो करप्ट हैं और साबित तो अभी नहीं हुआ, काम करना नहीं चाहते। अभी साबित कहाँ हुआ है? आरोप, इस तरह का आरोप नहीं, आरोप लगा रही है ना बीजेपी जी। अभी अदालत ने साबित नहीं किया है। हाँ। ये देखिए, एक झूठ को 100 बार कहिए ना तो बहुत सारे लोग सच मानने लगते हैं। हिटलर कहता था ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो पूरी दुनिया सत्य मानेगी जी। तो इस तरह का है कि मान लीजिए अब सच्चाई क्या है वो तो कोर्ट तय करेगी। हम जो देख रहे हैं, एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई, और 2 बार नहीं, मैं तो कहूँ 3 बार, पहली बार भी उनकी बनी थी जो ज्यादा दिन नहीं चल पाई कांग्रेस के साथ, जी बिल्कुल, 5 लगभग। तो आपको लग रहा है तपन जी कि त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं ये है, ये अब वन साइडेड आपको नहीं लग रहा है? मैं अपनी ओर से आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, सट्टा बाजार में जो मैंने सुना है जी कि आम आदमी पार्टी को 35-36 सीटें आ रही है, इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी की घेराबंदी जबरदस्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सीट का इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं 5-6 सीटें कांग्रेस की झोली में जा रही है, तभी ये 35-36 सीट पर आ रहा है। 35-36 सीट का मतलब है कि आम आदमी पार्टी बहुत संकट में है इस बार। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है कि मतलब इन सब चीजों का इतना असर हो चुका है कि बिल्कुल से नतीजों में हम उलटफेर देख सकते हैं पिछले 2 चुनावों के मुकाबले? और जो मिडिल वर्ग था उसको आम आदमी पार्टी ने साथ के रखा था, और जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चाहे बजट के थ्रू हो या रेवड़ी के थ्रू हो, चाहे जिस तरीके से उसने पैठ बनाया है। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ का जो चुनाव होता है वो किसी कम्युनल जाति या किसी उस मुद्दे पर नहीं होता है। यहाँ यही है कि मिडिल क्लास के वोटर कितने हैं, महिला कितनी वोटर हैं, और कितने जॉब क्रिएटेड जो व्यक्ति हैं जिनके पास जॉब है वो कितने लोग हैं जिनको इन्होंने बजट के थ्रू साधा है। तो आज के डेट में देखिए जिस तरीके से 12 लाख का इन्होंने बेनिफिट दिया है एम्प्लॉइयों को, जो उनका सैलरी है, सिर्फ लोग आप एम्प्लॉइयों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल का जो बनिया वर्ग कहा जाता था कि उसका कहना था कि केंद्र में मोदी और स्टेट में भारतीय आम आदमी पार्टी रहेगा, तो उसको भी इन्होंने साधने की कोशिश किया है कि इन वर्गों को भी इस टैक्स से जो बेनिफिट मिल रहा है उनको मिलेगा, और उनको अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमें सरकार के साथ रहना चाहिए और डबल इंजन की सरकार तो रहेगी। टक्कर आपको भी लग रहा है कि टक्कर है, एक तरफा नहीं है? टक्कर नहीं, यदि
सट्टा बाजार की अभी उन लोगों ने बात किया कि 36 सीटों से तो 35 मतलब अब सीटों देखना की ये बात है। होगा कि जी ये किस तरफ क्या होता है, तय तो जनता को ही करना है और उनको समझना है कि किसमें उनका क्या फायदा है। लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं जो आप लोग बता रहे हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी, मनोज जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए आपदा शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसकी शुरुआत खुद पीएम मोदी ने की थी। जरा इसको भी सुनिए। भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। साथियों, बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है। तो आम आदमी पार्टी यानी कि आपको आपदा बताने के पीछे बीजेपी ने जो दलील दी उसमें भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, टूटी सड़कें, यमुना की गंदगी सब कुछ शामिल था। यमुना की गंदगी के नाम पर भी बहुत हंगामा हुआ। 2025 में भी यमुना की दिख रही इस तस्वीर को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। यमुना के ऊपर तैयार झाग और उसके नीचे काला पानी आपकी इमेज पर दाग की तरह था। बीजेपी ने केजरीवाल के पुराने वादे को दोहराकर सवाल पूछे कि जैसे 2015 में ही केजरीवाल ने कहा था कि यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग वहां पर पिकनिक आएंगे मनाने, 2020 में कहा था कि अगले चुनाव तक यमुना को साफ कर देंगे, यमुना में लोग डुबकी लगा पाएंगे। ऐसे टफ सवाल पर केजरीवाल भी बैकफुट पर दिखे, माना कि हां यमुना को साफ नहीं कर पाए, लेकिन फिर यमुना में गंदगी के लिए एक नया ही बयान दे दिया जिसने दिल्ली की पूरी राजनीति को जहरीला भी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। और इसके बाद इस मुद्दे पर पीएम मोदी भी बयान देते सामने आए। मोदी ने एक रैली के मंच से बड़े गुस्से में केजरीवाल से सवाल पूछे। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? लेकिन यह मुद्दा यही नहीं थमा। पहले कुछ बीजेपी के नेता और फिर खुद सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यमुना के किनारे पहुंचे। यह जगह पल्लक गांव से ही यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। यहां सीएम सैनी ने यमुना के पानी से आचमन किया। 5 दिन पहले की इस तस्वीर पर भी खूब सियासत हुई। आपने इसे सैनी की नौटंकी तक कहा। तो यमुना के बाद झुग्गियों के भी आरोप और तमाम आरोप चलते रहे और जिसमें अब तो संविधान और जातीय जनगणना तक के मुद्दे सामने आ चुके हैं। लेकिन तय आपको कर रहे हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं और कौन इस मुद्दे को आप तक पहुंचाने का मादा दिखा रहा है।